हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, तो कॉमर्स वाले भैया में आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन चल रही है, प्लस आपके एकेडमिक भी प्रिपरेशन चल रही है ना। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जी। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, उसी सिलेबस का एक पार्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है और इंडस्ट्रियल रिलेशन है। आइए तो चलते हैं क्लास में और शुरू क्या करते हैं आज की क्लास। पहली क्लास देखिए क्या हो गया आज में। हाँ जी, ये देखिएगा, सॉरी ये देखिए क्या होगा पहला क्लास। तो सर आज का जो क्लास होने वाला है वो उसका सिलेबस आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। सर सबसे पहले नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमें पढ़ना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, उसका नेचर क्या है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट करना है, प्राइमरी गोल हो, सेकेंडरी गोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सिंगल और मल्टीपल गोल्स क्या होता है। और उसके बाद देखना है कि एंड मींस यानी कि चेन डिप्लेसमेंट और सक्सेशन, चेन डिप्लेसमेंट और चेन सक्सेशन क्या होता है, एक्सपेंशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोल्स। तो ये आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस और लिमिटेशन सहित ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो आइए तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं सर, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उससे, और उसके बाद फिर जो सेकंड है वो है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इवोल्यूशन, जिसमें क्लासिकल न्यो क्लासिकल ये सब आगे करके एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ये तो बेसिक सिलेबस है। आइए और क्या सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन कि आपको ये जो नोट्स है वो कहाँ मिलेगा, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स वाला भैया बाय NWB करके हमने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, कल ही बनाया है। तो एकदम 3-4 लोग शुरू किए होंगे, चैनल भी नया और ये भी बिल्कुल नया है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करिएगा कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, आपको मिल जाएगा। और फिर आपको ये दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल आपका, उसमें क्या करना है, बस ऐसे ही बेल आइकन पे यहाँ ये प्रेस कर दीजिएगा और एक लाल बटन जो दिख रहा है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर लीजिए इस नंबर पे, ताकि हम आपको आगे इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह का दे पाए। चलिए जी, तो आज शुरू करते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, है ना सर। ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग बहुत सुने हैं, संगठन संगठन बोलते रहता है। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बताइए, है ना जी। देखिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, जहां पे लोग आते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक गोल के लिए, और उसके साथ क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी कंप्लीट कर देते हैं। मतलब गोल ऑब्जेक्टिव से हुआ, या तो गोल को कंप्लीट कहना कर लीजिए या फिर ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कहना कह लीजिए। तो आते क्यों है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक बाय सब कलेक्शन ऑफ पीपल है जहां बहुत सारे लोग होते हैं, उनका पर्पस एक होता है, ऑब्जेक्टिव तो एक होता है, और उसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना होता है उनमें, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन, फिर से ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ पीपल, के किसको, कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करना, who are involved in a pursuing defined objective, जो किसमें है, किसमें आपके इन्वॉल्व है, जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, जो बताया गया कि भाई ये काम करना है उसके लिए। कह रहा है इट कैन बी अंडरस्टूड अ सोशल सिस्टम which comprises all formal human relationship। तो ये बोलता है कि ये ऐसा सोशल सिस्टम है जो हर फॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप को बताता है। अब फॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप घर वाली बोलचाल भाषा में बात कर रहे हैं, नानी दादी दोस्त यार से जो बातचीत कर रहे हैं वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप हुआ। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में, किसी ऑफिस में अगर आप बात करते हैं, वहां जो रिलेशनशिप डेवलप होती है उसको हम लोग फॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप कहते हैं। कह रहा द ऑर्गेनाइजेशन इनकम्पासेस डिवीजन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉइज एंड अलाइनमेंट ऑफ टास्क टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल ऑफ द कंपनी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इनकम्पास करता है, मतलब देता है, काम का अलग अलग बंटवारा करता है एम्प्लॉय के बीच में, और टास्क देता है, ठीक है, ताकि उनके अल्टीमेट गोल का अचीवमेंट हो जाए। उनका मतलब किसका, कंपनी का। बात समझ में आया जी सर। चलिए कह रहा है इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज द सेकेंड मोस्ट मैनेजरियल फंक्शन। इसको कैसे आप देख सकते हैं, सेकेंड मोस्ट मैनेजरियल फंक्शन। हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, जब पढ़ेंगे तो मैनेजरियल फंक्शन भी पढ़ेंगे, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, पोर्ट स्कोप होता है, वो देखेंगे। कह रहा है दैट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज
procures resources and combine the two in pursuance of the company's goal। तो क्या बोल रहा है, सेकंड मैनेजरियल फंक्शन भी है जो कोऑर्डिनेट करता है एम्प्लॉय के वर्क को, प्रोसीजर्स को, है ना, कि कौन सा रिसोर्सेज को, और इन दोनों को कंबाइन करके कंपनी के गोल को अचीव करता है। कह रहा है, देखिएगा ये लाइन नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग मींस द ब्रिंगिंग टुगेदर नेसेसरी द मैन मशीन मटेरियल मनी फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये बात ध्यान में समझिएगा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या बोला है, ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब हुआ कि एक साथ लेके आना, किसको, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये इनको साथ में लेके आना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो फिर वो क्या है सर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। हाँ वही होता है ना बेसिकली, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो वहाँ मेन भी होते हैं, मशीन भी होता है, उस बेसिस पे काम करने वाले मतलब मेन तो है ही, और उस बेसिस पे आपको जो लगेगा सामान उसको मटेरियल बोलते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मेन, मशीन, मटेरियल और मनी, ये चार चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। चलिए कह रहा है it is concerned with the grouping of activities, allocation of work and alignment of duties and responsibilities among various individual in concern। तो बिल्कुल सही है, इसके साथ में अलग अलग ग्रुप में पूरी एक्टिविटीज होती हैं, काम का बंटवारा होता है ना, ड्यूटी को असाइन किया जाता है, भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ऐसे ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जी सर, फिर बोल रहा है उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती है। अब देखिए डेफिनेशन है, बेसिकली ये क्या है, डेफिनेशन है। अब दो तीन डेफिनेशन दिया, मैं एक पढ़ता हूँ, हाइमन का डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं, थियो हाइमन का डेफिनेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पढ़ता हूं, बाकी दो आप पढ़िएगा। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग द ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्रोसेस है किसका, डिफाइन करने का और ग्रुप का जो एक्टिविटी हो रही है एंटरप्राइज में, मतलब बिजनेस में, और एस्टेब्लिश करने का ऑथोरिटी रिलेशनशिप। ऑथोरिटी रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ कि जो तो जिसके हाथ में पावर होता है ना कि वो काम करा सकता है उसको अथॉरिटी कहा जाता है, और जो काम करने वाला तो है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है कि भाई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है काम की। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं अथॉरिटी, बट आप इस चीज को समझ रहे हैं, इस चीज को लिख रहे हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में कह रहा है, in performing the organizing function the manager defines, departmentalize and assign activities so that they can be most effectively executed। तो क्या बोल रहा है, इन ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजर डिफाइन करता है, डिपार्टमेंटलाइज करता है, मतलब काम को डिपार्टमेंट के फॉर्म में बांट देता है, और उसकी ड्यूटी असाइन करता है ताकि उसको इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। बात समझ में आई? जी सर। चलिए तो ये तो हो गया हेमन का। स्टेफन पी रॉबिन्स का भी डेफिनेशन है, फटाक से पढ़ते हैं, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल एंटिटी विद अ रिलेटिवली आइडेंटिफाइबल बाउंड्री दैट फंक्शन ऑन अ रिलेटिवली कंटीन्यूअस बेसिस टू अचीव अ कॉमन गोल्स और सेट ऑफ गोल्स। तो कॉमन गोल्स या सेट ऑफ गोल्स के लिए हम क्या करते हैं, को अचीव करने के लिए एक फंक्शंस तैयार किया जाता है, एक बाउंड्री लिमिटेशन तैयार की जाती है, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो सोशल एंटिटी के बेस पर होता है। ये बात कही गई है आपके बुक में, है ना ये चीज। अब प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई क्या है प्रोसेस, कैसे हम ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, तो उसका 5 स्टेप प्रोसेस है। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले कहता है डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म का एक्टिविटीज। बिल्कुल निर्धारण करना और उसको क्लासिफाई करना कि भाई फर्म में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाला है। बात समझ में आए? उसके बाद कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज इनटू वर्केबल डिपार्टमेंट्स। अब जो हमने काम को डिवाइड किया, ठीक है ना, उसको डिपार्टमेंट्स में बांट देना है कि भाई ये परचेजिंग का काम तुम्हारा, सेल का काम तुम्हारा, है ना, मटेरियल वाला रखना काम तुम्हारा, अकाउंट्स देखने का काम तुम्हारा, ये काम करना है, ठीक है। अब तीसरा कह रहा असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स फॉर अंडरटेकिंग द डेलीगेटेड टास्क। ये भी बात सही है कि आप किसको टास्क दे रहे हो, किसको पार दे रहे हो, कि उसकी वजह से आपको डिपार्टमेंट्स के काम चल जाए। जैसे अथॉरिटी, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी मतलब जिसके हाथ में पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सर जिसको काम करना है,
तो वो दोनों का फर्क है। अब उसी बेसिस पर आपको क्या करना है, डेलीगेटेड टास्क डेलीगेट करना है, मतलब नीचे की ओर ट्रांसफर करना है। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं अथॉरिटी, मैं आपको बोलूं बच्चे पढ़ के आना इसको, एक बार ही मैं पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद फिर से एक बार पढ़ना, तो ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द पीडीएफ थॉरली, है ना। उसके बाद क्या है, डेवलपिंग द रिलेशनशिप अमिड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट विद इन द यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट्स में सुपीरियर कौन और सबऑर्डिनेट कौन, इसको भी डिसाइड करना बड़ा जरूरी है, इस बेसिस पर कीजिए। और फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड क्रिएटिंग स्पेसिफिक लाइंस ऑफ सुपरविजन। अब देखो पॉलिसी भी फ्रेम करना है ताकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट किया जा सके और स्पेसिफिक लाइफ ऑफ सुपरविजन ध्यान रखें, सुपरवाइज करने के लिए ध्यान दिया जा सके। तो ये 5 आपके स्टेप हो गए क्या, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। आइए कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बिल्कुल हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो, ऑब्जेक्टिव तो सबका होता है और उसका जो काम है, उसका जो पर्पस है, उसको कंप्लीट करना उसका सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस व्हिच एम्स एट अचीविंग देम थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज। तो क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसको अचीव करना चाहिए, क्या व्हिच एम्स एट अचीविंग देम थ्रू प्रॉपर, जिसको हमको अचीव करना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, किसके बीच में, एक्टिविटीज के बीच में, कि कौन सी एक्टिविटीज हम पहले करें, कौन सा बाद में करें, उसके लिए प्लानिंग करके और तब जाके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। कह रहा है इट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड सेटअप ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये किस पर बेस है, डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जो है हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, है ना, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी में, ठीक है। तो उसको अभी डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम का बंटवारा, एक आदमी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, काम का बंटवारा कैसे हुआ उसको कहते हैं। और सेटअप ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जहां एक अथॉरिटी वाला पर्सन जो है उसके हाथ में पावर होता है कि वो लोगों से काम करा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सबऑर्डिनेट काम कर सके। चलिए अब है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपका सिलेबस में दिया गया है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले आप कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। ये सवाल आपका रहा, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क होता है। इतना देखने के बाद पहले रुक लेना, कमेंट कर लेना, फिर आगे देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं नेचर और उसमें फर्क क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो देखो नेचर बनाया नहीं जाता, बिल्डअप नहीं किया जाता, कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है। नेचर बाय बॉर्न होता है, तो नेचर में वो चीज होंगी जो ऑर्डरली एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के साथ ही बन जाती है। क्या क्या, आइए देखते हैं। और बिल्डअप क्या करना, मतलब जैसे मूवी, अब आमिर खान वो जो एक मूवी था ना नंगू पंगू वाला, क्या था वो, क्या उसमें वो क्या था, कैरेक्टर बिल्डअप किया था। ऋतिक रोशन आनंद कुमार का कैरेक्टर बिल्डअप किया था, वो आनंद कुमार नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे आनंद कुमार का जो नेचर होगा या फिर जो शेर का नेचर होगा मांस खाने का, वो खाएगा ही, है ना। तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आपको पता चल गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप किया जाता है और नेचर सब बाय बर्थ होता है, ठीक है जी। चलिए तो आप क्या कह रहा है, देयर आर सर्टेन की कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एज फॉलो। तो कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं नेचर से रिगार्डिंग, आइए देखते हैं क्या है। मोटा सोशल सिस्टम होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है समाज के लिए बेनिफिट्स और समाज, सोशल सिस्टम। कह रहा ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम, बिल्कुल है। कह रहा जस्ट लाइक एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और पीपल इन आउटर वर्ल्ड हैव साइकोलॉजिकल नीड्स, दे आल्सो हैव द सोशल रोल्स एंड स्टेटस। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से एम्प्लॉइज वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और बाहर की दुनिया के लोग काम करते हैं, उसका साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करते हैं, तो उनका क्या है, सोशल रोल और स्टेटस बिल्कुल होता है। कह रहा देयर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप दे आर वर्किंग एज वेल एज बाय देयर इंडिविजुअल ड्राइव्स। तो बोल रहा उनका बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है कि भाई किस ग्रुप के साथ वो कर रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड में वो हैं, और उस बेसिस पर वो अपने इंडिविजुअल ड्राइव्स को भी चेक करते हैं। उसके बाद है म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट। तो देखिए सोशल सिस्टम मतलब क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, वो एक तरह से बोल सकते हैं। दूसरा है म्यूचुअल और कॉमन इंटरेस्ट, ये तो होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन इंटरेस्ट है
तब तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर डिफरेंट इंटरेस्ट है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। कह रहा है इंटरेस्ट इज कॉमन और म्यूचुअल बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज 100%। कि अगर भाई मेरा सीनियर चाह रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव 5,000 करोड़ का कंपनी बनाना है और एम्प्लॉइज को पता ही नहीं करना क्या, या फिर वो अपना इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात आ जाएगी। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एम्प्लॉइज टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्प्लॉइज नीड ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देम रीच इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो बोल रहा है भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन को नीड है एम्प्लॉय की कि ताकि वो इंडिविजुअल बेसिस पर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, और एम्प्लॉय को भी नीड है ऑर्गेनाइजेशन की कि उनको हेल्प करे उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इंडिविजुअल बेसिस पर। दोनों को जरूरत है कि बिना एक दूसरे से काम नहीं हो सकता। तो वैसा ही कहानी है। कह रहा म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रोवाइड अ सुपर ऑर्डिनेट goal that can be attained only through of integrated efforts individual and employee as a whole। चलिए तो अब एथिक्स की बात करें। अब अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स का मतलब क्या कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो एथिक्स जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन अपनाते हो, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, कुछ वैल्यूज आप लेके आते हो, और वही आपका बिहेवियर जो है, वही जो एथिक्स है इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए होता है, सबके लिए होता है कि भाई साहब आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हो। तो ये भी उसका पार्ट है। देखिए कह रहा है एथिक्स इज द यूज ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद रिगार्ड टू चॉइसेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड what is wrong। कह रहा है in order to ensure the higher standard of ethical performance by managers and employee organization need to have the code of ethics, written statement of ethical values and procedures to handle misconduct। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, एड्रेस में क्या एथिकल वैल्यूज हैं उसका रिटर्न फॉर्मेट भी होना चाहिए। ये बात नेचर की गई। अब आ जाइए ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सर गोल क्या है? गोल बोल लो, पर्पस बोल लो, ऑब्जेक्टिव बोल लो, सारी एक ही चीज है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दैट कंपनीज मैनेजमेंट एस्टैब्लिश टू आउटलाइन एक्सपेक्टेड आउटकम एंड गाइड एम्प्लॉइज एफर्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या है, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जहां से एक कंपनी का मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करता है जो और एक्सपेक्टेड आउटकम्स है कि भाई क्या होगा, मेरा कितना रिजल्ट्स आएगा, तो उसके लिए वो गाइड करता है एम्प्लॉय को, एफर्ट्स को। बात समझ में आया जी। कह रहा है गोल्स हैव बीन डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट लाइक वीएच व्रूम एंड 1960 एंड ए एटिजेनी इन 1964 एज अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इन्होंने दो राइटर हैं, इन्होंने क्या बोला, डिजायर फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। कह रहा जनरली स्पीकिंग गोल्स आर द ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और पर्पस व्हिच आर टू बी achieved by an organization or over varying periods of time, goals results of planning which are related future described by Vrooms and Etienne। तो बोल रहा है देखो एक तो बात यही है कि डिजायर फुल फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स है। बिल्कुल आज ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे तो आज ही कंप्लीट नहीं होने वाला है, फ्यूचर में ये चीज कंप्लीट होगा, है ना, ये बात कह रहा है। तो चाहे आप गोल्स बोल लो, ऑब्जेक्टिव्स बोल लो, एम्स बोल लो, पर्पस बोल लो, सारा एक ही चीज है। कह रहा आप देखो, कह रहा गोल्स आर द रिजल्ट्स ऑफ प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग का रिजल्ट से क्या गोल, विच इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से, क्योंकि प्लान हम करते हैं, प्लान करने के बाद एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन के बाद मेरा रिजल्ट आता है। आर रिलेटेड टू द फ्यूचर डिस्क्राइब्ड एज व्रूम्स एंड एटिजेनी। तो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड बोथ चूजिंग द गोल एंड अटेनिंग द गोल्स। बिल्कुल सही बात है, प्लान दोनों के लिए करना पड़ेगा कि आपको गोल क्या गोल चूज करना है और क्या अटेन करना है, मतलब उसको गोल को अचीव करना है। कह रहा था वर्ड एम, गोल, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब एक दूसरे के बिहाफ में यूज होते हैं इन जनरल प्रैक्टिस। कह रहा है बेटरम एम ग्रोस हैज ट्राइड टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन इन द यूज ऑफ दीज टर्म्स। तो बोला इस टर्म्स के बीच में इन्होंने एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन डालना चाहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम मिशन इज द जनरल टर्म व्हिच डिनोट द फंडामेंटल रीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही, मिशन और विजन में फर्क है। मिशन लिमिट टाइम के लिए होता है और विजन लंबा होता है ना। तो मिशन कहने का मतलब है कि जनरल टर्म है जो आपका नॉर्मल रीजन की वजह से होता है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस में, छोटे छोटे टाइप को। उसके बोल रहा है गोल्स नीड टू बी स्पेसिफिक, यानी कि स्मार्ट होना चाहिए, SMART। गोल्स जो भी है वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए।
स्पेसिफिक गोल्स बनाइए। जैसे आप अपने जीवन को लेकर भी है ना कुछ स्पेसिफिक गोल बनाइए। एक ही दिन में सोचते हैं कि अरे आज तो बैठेंगे और सब हम उखाड़ देंगे एकदम, है ना, वो चीज नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, थोड़ा थोड़ा अच्छे करके पढ़िए, बट रोज पढ़िए, आपका अचीव होगा। आज का रूटीन में लिखिए कि भाई आज हमको ये खत्म कर देना है, आज उसको खत्म कर दीजिए। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए गोल्स। गोल मेजर मतलब कुछ भी गोल मत बनाओगे, अरे अगला 5 दिन में हम अंबानी बन जाएंगे। गोल मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। चांद तारे तोड़ के ले आने का को अचीव नहीं कर पाओगे गोल, है ना। रिलेवेंट होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए, और टाइम बेसिस पर कंप्लीट होना चाहिए। तो गोल्स शुड बी स्मार्ट। कैसा होना चाहिए? गोल्स शुड बी स्मार्ट। ठीक है जी। देखिए अब आ जाइए गोल्स के टाइप्स में। सबसे बेसिक चीज जो है वो प्राइमरी गोल्स और सेकेंडरी गोल्स है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्राइमरी गोल्स वो गोल्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, वो मिशन विजन से रिलेटेड जो होते हैं ना, उस तरीके की चीजें। और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल चीज, मतलब जो डेली बेसिस पर हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, कितना सामान बन रहा है, कितना मटीरियल है, तो वो उसको सेकेंडरी गोल्स कहा जाता है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक महीने में 500 टन प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। तो 500 टन प्रोडक्ट बनता है, ये हमने 3 महीना में 1500 टन बनाना है या 2000 टन बनाना है, हमने शुरू में डिसाइड कर लिया। ठीक, ये हो गया मिशन विजन की भाई इतना तरह का हो सकता है। और विजन तो भाई ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा जाने का होता है, तो उसको बोलते हैं आपका क्या, प्राइमरी गोल्स। लेकिन सेकेंडरी गोल्स क्या हुआ कि उसके लिए तो आपको छोटे छोटे गोल्स लेना पड़ेगा ना। पर डे का 30 टन, पर डे का 20 टन, ऐसा आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। उसको बोलते हैं ऑपरेशनल गोल्स, जो सेकेंडरी गोल कहलाता है। आइए देखिएगा, कह रहा है प्राइमरी गोल्स आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिशन विजन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। These goals are often long term and represent the key priorities of the organization। तो ये क्या लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जो प्राइमरी गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी गोल्स इंक्लूड इंक्रीज मार्केट शेयर। देखो प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि मार्केट शेयर को हमको बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है कस्टमर बेस को, इंक्रीज करना है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, ये प्राइमरी गोल होगा। इंप्रूविंग क्वालिटी को बढ़ाना है, अचीविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी गोल है। सेकेंडरी गोल क्या है, कह रहा है सेकेंडरी गोल आर द गोल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी गोल्स एंड आर रिलेटेड टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी गोल से ही सेकेंडरी गोल आया है, और क्या पर्पस है इसका भाई, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो रोज का काम है ना उससे। कह रहा these goals are often short term and represent the steps that organization needs to take achieve its primary goals। तो बोल रहा है भाई साहब ये वैसा गोल है, शॉर्ट टर्म होता है और वो रिप्रेजेंट करता है कि इस बेस पर काम हो कि मेरा प्राइमरी गोल अचीव हो जाए। अब जैसे छोटा छोटा सामान बनाएंगे, रोज रोज सामान बनाएंगे, तभी तो 3 महीना बाद बोलेंगे कि हमने 1500 टन बना लिया। लेकिन अब आज ही नहीं बनाएंगे, कल भी नहीं बनाएंगे, तो हम 3 महीना बाद ऐसे कैसे कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म विजन वाला गोल उसको प्राइमरी गोल, और उसी को वेरिएशंस के तौर पर डे टू डे एक्टिविटीज में जो गोल हमने लिया दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी गोल। कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी गोल्स इंक्लूड रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, है ना, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट को इंक्रीज करना, कॉस्ट को घटा देना, एफिशिएंसी को बढ़ा देना, है ना, इनहेंस करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, ये काम सेकेंडरी गोल का है। आइए अब चलें, कह रहा बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स आर द इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, अभी तो बताया कि सेकेंडरी गोल जो है प्राइमरी गोल को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंडरी गोल में हम छोटे छोटे गोल्स लेकर, हर दिन के गोल्स लेकर, प्राइमरी गोल जो है विजन, जो मिशन है 3 महीने 2 महीना या फिर कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए, उसको कंप्लीट करने में मदद करता है। कह रहा सेकेंडरी गोल्स हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स प्राइमरी गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ रोड मैप फॉर हाउ टू अकम्प्लिश देम इन टर्न। द अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी गोल्स कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग टर्म। ये तो बेसिक चीज है कि लंबे समय में आपका प्राइमरी गोल और शॉर्ट टर्म के लिए सेकेंडरी गोल। अब आ जाइए, एक है जी मल्टीपल गोल्स अप्रोच बोलते हैं इसको, कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्यों कहा जाता है कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल गोल्स अप्रोच को कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताइएगा। अब एक बात बताइएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग और हर लोगों के अपने अपने गोल्स हो, बताइएगा होगा कंपटीशन कि नहीं होगा,
होगा कॉन्फ्लिक्ट, क्यों नहीं होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा। मेरा अगर ऑब्जेक्टिव 10 का है, उसका 20 का है, तो मुझे लगेगा यार मुझे 10 क्यों करना है, उसको 20 क्यों करना है। कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ आएगा ही आएगा। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है advocates for the multiple goal approach argue that the allowing individuals to pursue their own objectives leads to more diverse and dynamic environment। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके मल्टीपल गोल्स होंगे तो आप क्या करेंगे, आप डाइवर्स डिसीजन ले पाएंगे, अपना गोल अपने हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन ये भी है कि अगर आपको मल्टीपल गोल्स होंगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। कह रहा है एम्प्लॉय फील एम्पावर्ड एंड मोटिवेटेड व्हेन दे कैन अलाइन देयर पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन विजन। तो देखो एम्प्लॉय क्या करेंगे, मोटिवेशन हमेशा एम्पावर्ड फील करेंगे जब उसका गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करेगा। कह रहा हाउएवर दिस मेथड में हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब हुआ, जो अनइंटेंशनली होता है। कह रहा मल्टीपल गोल्स कैन लीड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेस। When employee have a different objective, they might find vying for limited resources, leading to the tension and disagreement। तो बोल रहा मल्टीपल गोल होगा ना, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होंगे इंडिविजुअल बीच में, है ना। और क्यों, उसके बाद कंपटीशन की भावना आ जाएगी, और जब कंपटीशन की भावना आ जाएगी तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे तो रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, और रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे तो उनके बीच में टेंशन और डिसएग्रीमेंट्स आएगा। ये बात फैक्ट है। देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है, बोल देगा कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है, आपको पता होना चाहिए मल्टीपल गोल अप्रोच में कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है। पूछ दिया जाएगा कि कहाँ पे आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को डिसएग्रीमेंट मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए मल्टीपल गोल अप्रोच में ये चीज होती है। ठीक है, अब चलिए कह रहा है डिफरेंट मेजर्स फॉर ईच गोल क्रिएट फ्यूचर कंपटीशन रादर देन कोलैबोरेशन। हाँ ये बात भी सही है कि जो डिफरेंट मेजर्स ऑफ हर गोल के अलग अलग मेजर होगा तो वो कल्चर ऑफ कंपटीशन क्रिएट करेगा, कोलैबोरेशन नहीं। कंपटीशन क्यों, क्योंकि भाई मेरा इतना है तुम्हारा उतना है, तुम्हारा उतना है मेरा इतना है, कम ज्यादा हो जाएगा। और कोलैबोरेशन में क्या होता है, मिलके काम करते तो अच्छा बात। अब देखो कंपटीशन जरूरी है, हेल्दी कंपटीशन जरूरी है, लेकिन क्या अपने लोगों के बीच में, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, कभी नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। वो तो अदर ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट करो कि भाई वो क्या कर रहा है, कितना में बेच रहा है, तो हम भी इतना में बेचेंगे, है ना। बात अलग लोगों से है। तो लेकिन लोग यहाँ क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। कह रहा व्हेन एम्प्लॉइज हैव द वेरिंग गोल्स द मेजर्स ऑफ सक्सेस आल्सो डिफर कॉजिंग फ्रिक्शन अमंग टीम मेंबर्स एंड लैक ऑफ यूनिटी। तो जब बोल रहा है कि उसके गोल्स वेरी करेंगे, उसके मेजर्स वेरी करेंगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, लैक ऑफ यूनिटी आएगी मेंबर्स के बीच में। कह रहा है सम गोल्स स्पेशली दोज रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल में नेगेटिवली इंपैक्ट अदर गोल्स। कुछ गोल ऐसे होंगे जो अदर गोल्स को इंपैक्ट करेंगे, दैट आर द हार्डर टू मेजर, जिसको मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। फॉर इंस्टेंस कॉस्ट कटिंग मेजर्स माइट हैम्पर इनोवेशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट इनिशिएटिव। हाँ कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग मेजर्स का क्या मतलब हुआ कि जो हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में चाहता है कि भाई हम कैसे कंपनी के कॉस्ट को इंप्रूव कर दें, कटिंग मेजर्स उसी को बोलते हैं। तो अगर चूंकि आपका वेरिएबिलिटी आएगी किसमें, गोल्स में, तो कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैम्पर होगा, वहां इनोवेशन और एम्प्लॉय डेवलपमेंट इनिशिएटिव का जो है वो बहुत कम ध्यान जाएगा। लेकिन यही तो इसेंशियल है लॉन्ग टर्म के सक्सेस के लिए, और यही इसी पे ध्यान नहीं दिया जा पाएगा। कह रहा है एज अ रिजल्ट द फोकसिंग ऑन मल्टीपल गोल्स कैन एडवर्टेंटली क्रिएट, है ना, hostile and confrontational वर्क एनवायरमेंट विच इज काउंटर प्रोडक्टिव टू ए पीपल ओरिएंटेड कल्चर। तो बोल रहा है कि अगर हम मल्टीपल अप्रोच लगाते हैं तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा, मतलब प्रोडक्टिव नहीं बना पाएंगे हम सिर्फ लड़ते रह जाएंगे, वो इतना कर लिया, हम इतना कर लिए, वो इतना, इसका प्रमोशन, उसका ये, तो वो एक साथ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सिंगल गोल अप्रोच को अब अपनाना चाहिए, जो कहता है पाथ टू पीपल ओरिएंटेड कल्चर। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन की भी गोल बराबर होगी और आपकी भी गोल सेम होगी, तो फिर उसकी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट द सिंगल गोल अप्रोच आर्ग्यूज दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसंट्रेट ऑन द ओनली ऑन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। एक ही ऑब्जेक्टिव पे कंसंट्रेट करना चाहिए। कह रहा दिस मेथड हैज सेवरल एडवांटेज। क्या क्या है, अ सिंगल गोल यूनिफाई द ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है एक सिंगल गोल यूनिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन को, बताता है प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। हाँ कोलैबोरेट और टीम वर्क की बात यहाँ पे होती है, क्योंकि सबका सेम लेवल का है गोल, एक ही ऑब्जेक्टिव, है ना। कह रहा है when everyone work toward the same objective it encourage the employee to support each other and collaborate effectively and fostering sense of काम के डर।
तो बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि अगर आप एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव एक होगा, तो आप एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और उसके साथ मिलकर काम करेंगे, है ना, और तब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कंपटीशन वाली भावना नहीं आएगी। फिर कह रहा हूं सेट ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स सच ए प्रॉफिट इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल बेनिफिट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। बोल रहा भाई साहब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव एक है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हर इंडिविजुअल को बेनिफिट हो, तब उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगा। कह रहा है यूनिफाइड फाइनेंशियल गोल क्रिएट्स ए क्लियर एंड शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सक्सेस लुक लाइक्स ensuring that everyone is on the same page sorry। तो यही बात है कि फाइनेंशियल टर्म में भी वही काम करना है कि भाई अगर आपको कोई बेनिफिट्स हो रहा है तो आप एकदम सही तरीके से हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जिन्होंने मेहनत करा है उसको सेम तरीके से ट्रीट कर दे, ठीक है, सब सेम पेज में, मतलब बराबर समझा जाए। कह रहा है एनी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व डिटरमाइनिंग विच सॉल्यूशन ब्रिंग्स द ऑर्गेनाइजेशन क्लोजर टू इट्स गोल। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ होता है ना तो सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, लेकिन वहां पे सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग सॉल्यूशन, इस वजह से डिप्रेशन होता है। लेकिन कहाँ सर मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल गोल्स वाले में, तो वहां दिक्कत है, यहाँ दिक्कत नहीं है। कह रहा है विद अ सिंगल गोल इन माइंड एम्प्लॉय कैन मोर इजिली फाइंड द कॉमन ग्राउंड एंड वर्क टुगेदर टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल। तो इसी वजह से क्या ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से आप निकल सकते हैं। बाय फोकसिंग अ सिंगल गोल एन ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट मोर कोहेसिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि अगर एक गोल होगा तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, आपका कोहेसिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेंगे, एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, विच इज क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग पीपल ओरिएंटेड कल्चर। अब आइए जी गोल सक्सेशन क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। गोल सक्सेशन का मतलब होता है इंटेंशनली करंट गोल जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है उसको चेंज करना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है वो जो करंट गोल है, अभी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी गलती हो सकती है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने जो गोल लिया वो अचीव नहीं, अब जैसे मेरा काम था, मैंने मान लो मुझे बनना था बैंक में पीओ, और मैं तैयारी कर रहा हूँ किसका, यूपीएससी, तो क्या वो रास्ता सही था, नहीं, तो अब उसको हमको ऑब्जेक्टिव मेरा जो था पर्पस था उसको चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सही नहीं होते हैं, तो बाद में पता चलने की वजह से उसको इंटेंशनली चेंज करना पड़ता है कि भाई इसको चेंज करेंगे तो फिर सही होगा। तो यही चीज कह रहा है, उसको बोलते हैं गोल सक्सेशन। गोल सक्सेशन इज इंटेंशनल चेंजेस इन द करंट गोल। जो भी गोल चल रहा है उसमें जो इंटेंशनली चेंजेस करते हैं अपने मन से, उसको बोलते हैं गोल सक्सेशन। कह रहा है गोल सक्सेशन मेड बाय जनरली आफ्टर अचीविंग करंट, जो करंट सक्सेस है या गोल है उसको अचीव करने के बाद इसको चेंज करते हैं। कह रहा है इफ ए करंट गोल कैन नॉट बी अचीव्ड इवन आफ्टर हार्ड वर्क और प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज अ न्यू गोल मस्ट बी डिफाइंड। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई करंट गोल है और वो उसकी जो गोल है वो अचीव हो ही नहीं रहा है, प्रॉपर हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स किए जा रहे हैं और नहीं हो रहा है, उसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एग्जाम में 2 साल तक मेहनत करो, कंटिन्यूसली मेहनत करने की बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूसली मेहनत करो, दिन रात पढ़ रहे हो, और अगर उसका एग्जाम नहीं निकल रहा है, आप मूव कर जाइए, छोड़ दीजिए। 2-3 साल तक काम करने के बाद आपको नहीं देना चाहिए वो एग्जाम, आप किसी और में दीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि 5 साल देते रहो वो बर्बाद है, फिर आपके लिए दूसरा लाइन लिखा होगा इसलिए वो एग्जाम नहीं निकल रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो, फिर आई रिपीट दैट वर्ड, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। कह रहा है इट इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ गोल सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल करंट गोल इज इंक्रीजिंग 20% सेल्स इन 2020। आफ्टर अचीविंग दिस गोल अ न्यू गोल 2021 मस्ट बी डिटरमाइंड फॉर द मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज गोल सक्सेशन। हाँ ये बात भी सही है। देखिए करंट गोल 20% था 2070 में, उसको अचीव कर लिया। 2071 के लिए जब गोल बनाएंगे तो उससे ज्यादा ही ना बनाएंगे, उसको बोलते हैं गोल सक्सेशन। अब उसके बाद जो है उसको बोलते हैं गोल डिस्प्लेसमेंट। अब गोल डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बात ध्यान से रखिएगा। देखिए गोल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है यहां भी हम नया गोल बनाते हैं लेकिन अनइंटेंशनली बनाते हैं, इंटेंशन नहीं रहता है फिर भी बनाना पड़ता है। गोल डिस्प्लेसमेंट is also an act of setting a new goal by changing the current goal, but the condition of changes differ from the goal succession and goal displacement। तो goal succession से बिल्कुल चेंज रहता है। कह रहा है goal displacement is an unintentional change in the existing goal। जो गोल चल रहा है उसमें unintentional change हमको करना पड़ता है। गोल डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेक प्लेस विदाउट अचीविंग एग्जिस्टिंग। तो बोल रहा बिना अचीव किया, उसमें अचीव करने के बाद इंटेंशनली चेंज हो रहा था और इसमें अचीव नहीं किया है फिर भी अनइंटेंशनली इसको चेंज करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, कुछ गलती हो गया होगा इस वजह से चेंज कर रहा है। और वहां क्या उसको अचीव कर लिया, आप अपना ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया, वो था गोल सक्सेशन। गोल डिस्प्लेसमेंट में
अनइंटेंशनली चेंज करना पड़ रहा है, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से गोल पूरा नहीं हो पाया तो हम उसको गोल को चेंज कर दिए। कह रहा है जनरली गोल सक्सेशन इज डन बिकॉज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एंड अनक्लियर ओरिजिनल गोल्स। There are different reasons for goal displacement. Some major reasons for goal displacement are as follow. देखो abstract और वेग गोल, जो गोल होगा बहुत ही abstract है और वेग होगा, है ना, इस वजह से इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी। एटीट्यूड ऑन एम्प्लॉइज और कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, ये दो और रीजन है जिसकी वजह से गोल में दिक्कत आई होगी, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ सर, गोल डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आई जी सर? उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ये पीडीएफ में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खत्म करने के बाद मैं आपको डाल दूंगा नेक्स्ट सैटरडे के बाद। ये आपको हाँ मेरा नहीं, मैं फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे के बाद मैं आपको, फ्राइडे को रात में मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर ये आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।